मॉर्निंग। कक्षा 8 में हमारा चैप्टर नंबर क्रिया जो है वो हमने खत्म किया है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्रिया का जो लास्ट टॉपिक है काल, और काल में भी हमने देखा था भविष्य काल, लास्ट में हमने देखा था। मैंने उसके बाद कुछ MCQ टाइप क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, वो भी आप लोगों को करने हैं। आज हम ये जो क्रिया चैप्टर है जो कि बहुत ही लंबा है, उसका एकदम शॉर्ट में रिवीजन देख लेते हैं ताकि आपको पता चले। दूसरी एक बात, आप लोगों के जो आंसर सेट है, आपने जो अभी एग्जाम दी मिड टर्म, उसके जो आंसर सेट चेक किए हैं और अभी भी चल रहा है वो काम, लेकिन उसमें देखा है कि आप लोग क्या करते हो, सीधा कॉपी करते हो। और कई बच्चों ने तो ऐसा किया है कि क्या पता लिखने की आदत छूट गई है या क्या है। कुछ लोगों ने तो आंसर को भी इतना शॉर्ट कर दिया है, कम से कम आप लोग मार्क्स देख के आंसर लिखा करो। जब मैंने 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, आप उसे 2 लाइन में खत्म करोगे तो उसके 4 मार्क्स मिलेंगे नहीं। दूसरी बात, वीडियो ध्यान से देखो, क्योंकि अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको किसी के पास से कॉपी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब वीडियो नहीं देखे हैं और फिर आपको आंसर अचानक से ढूंढने में, तो आप लोगों ने क्या किया है, एक दूसरे में से कॉपी किया है। मतलब एक ने गलत किया तो बाकी सारे लोगों ने क्या किया है, गलत किया है। तो वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखो। और जब भी मैं आगे भी बोल चुकी हूँ कि जब मैं ग्रामर करवाती हूँ तब आप लोग क्या लेके बैठो, टेक्स्ट बुक लेके बैठो, क्योंकि मैं टेक्स्ट बुक में से इसीलिए करवाती हूँ ताकि आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो ये चीज़ ध्यान में रखो और वीडियो को ध्यान से देखो, क्योंकि ग्रामर की ये टॉपिक है वो आपको 9th में भी काम लगने वाले हैं। ऐसा नहीं कि इस साल नहीं किया तो फिर भूल जाना है। आपको पता है क्रिया आगे भी पढ़ चुके हो, लेकिन उससे भी थोड़ा अलग इस बार पढ़ रहे हो, और इससे भी थोड़ा ऊपर का लेवल जो आएगा वो आप 9th में पढ़ोगे। तो कम से कम ग्रामर के टॉपिक है उसे ध्यान से देखो, क्योंकि हिंदी लैंग्वेज आप लोगों को 12th तक काम आने वाली है, तो ग्रामर आपके लिए बहुत जरूरी है। हम देखते हैं इसका एकदम शॉर्ट में रिवीजन देखते हैं। सबसे पहले क्रिया, क्रिया किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन। तो जिन शब्दों से किसी कार्य के होने का या किए जाने का या फिर किसी व्यक्ति या घटना का, उनकी स्थिति का जो शब्द हमें बोध करवाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ा रही हूँ वो जो है वो क्या होगा, क्रिया होगा। आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हो, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ रहे शब्द है, पढ़ रहे हैं जो शब्द है वो क्या होगा, क्रिया होगा। अब क्रिया को जो करता है, जैसे मेरा पढ़ना और आपका पढ़ना, तो मैं जो पढ़ा रही हूँ मैं क्या हुई, करता हुई। तो क्रिया को करने वाला क्या होता है, करता होता है। और आप लोग पढ़ रहे हो, तो बच्चे या मैं अगर आप बोलो तो आप क्या हुआ, करता हुआ। ये आप लोग आगे भी सीख चुके हो, लेकिन बार बार रिवीजन इसीलिए करवाना पड़ता है ताकि आपको याद हो जाए। दूसरा, क्रिया की डेफिनेशन देखिए। अब ज़्यादा एग्जाम्पल आज देखेंगे नहीं, मैंने 2 सिंपल एग्जाम्पल आपको बता दिए जो आपको तुरंत पता चल जाएंगे। दूसरा, क्रिया का जो मूल रूप होता है, ठीक है, वो मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा था पढ़ना, पढ़ना में पीछे क्या लगा हुआ है, ना लगा है, लेकिन जब वो हम ना निकाल देते हैं तब शब्द क्या होता है, पढ़। तो वो जो पढ़ है वो क्या हुआ, क्रिया का मूल रूप होता है। वैसे ही हंसना, उसमें क्रिया का मूल रूप जो धातु है वो क्या है, हंस। वैसे ही रोना। तो ये सारे जो वर्ड हैं वो क्या है, क्रिया के मूल रूप है, और उसे हिंदी में क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। उनके साथ ना प्रत्यय लगाने से पूरा वर्ड बनता है, क्रिया का रूप बन जाता है। जैसे पढ़ना, हंसना, रोना, खाना, जागना, ये एग्जाम्पल भी हमने आगे देखे हुए हैं। अब हम देखते हैं क्रिया के भेद। अब क्रिया के 2 भेद दिए गए हैं, एक तो कर्म के आधार पर क्रिया के भेद और दूसरा है प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। सबसे पहले हम देखेंगे कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। अब कर्म के आधार पर क्रिया के भेद में
भी दो पार्ट है, एक है अकर्मक क्रिया और दूसरी है सकर्मक क्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे अकर्मक क्रिया। तो उसकी डेफिनेशन हम देखें कि अकर्मक यानी अ प्लस कर्मक, जिसका अर्थ होता है कर्म के बिना। अ प्लस कर्मक, अ मतलब जब हम कोई वर्ड का अपोजिट वर्ड लिखना चाहते हैं तब उसके आगे अ लगाते हैं। वैसे सारे वर्ड में नहीं होता, लेकिन आप लोग भी बहुत सारे वर्ड में ऐसा करते हो। कर्म और अकर्मक, अकर्मक मतलब क्रिया के बिना। तो इसकी डेफिनेशन हम देखें, जिस क्रिया का न तो कोई कर्म होता है और न ही होने की संभावना होती है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। और डेफिनेशन में देखें तो वाक्य में जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं रखती अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे अपने कुछ सेंटेंस मैंने आपको वीडियो में पिक्चर के साथ दिए थे, वो ही सेंटेंस मैं आपके टेक्स्ट बुक में से बोल रही हूँ। शिवम हंसता है, यहाँ पे शिवम का हंसना, हंसना क्या है? क्रिया है। और कौन हंस रहा है? शिवम। तो शिवम क्या हुआ? करता हुआ। ये सेंटेंस में शिवम करता है और हंसता है वो क्या है? क्रिया है। इसमें कर्म नहीं दिया गया है, इसीलिए ये जो सेंटेंस है वो क्या आएगा? अकर्मक क्रिया। वैसे ही हमने दूसरे एग्जाम्पल देखे थे, मोनिका सोती है, कंचन रूठ गई, प्रार्थना चलती है। ये मैंने वीडियो में आपको पिक्चर के साथ दिए गए हैं। ये सारे ऐसे सेंटेंस है जिसमें कर्म नहीं है, सिर्फ कर्ता और क्रिया है। ऐसे सेंटेंस आएंगे हमारे अकर्मक क्रिया। अब दूसरा हम देखें सकर्मक क्रिया। अकर्मक से अपोजिट है सकर्मक क्रिया। देखते हैं हम सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में प्रकट या अप्रकट रूप से कर्म की अपेक्षा हो वो सकर्मक होता है। अकर्मक में क्या होता है? कर्म की अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन सकर्मक में क्या होता है? कर्म की अपेक्षा होती है। जैसे रुचि फल खाती है, रुचि वो क्या है? करता है। खाती है वो क्या है? उसकी क्रिया है। खाना क्या हुआ? क्रिया हुआ। लेकिन वो क्या खा रही है? क्या खा रही है? फल। तो जो फल शब्द है वो क्या हुआ? कर्म हुआ। ये सेंटेंस में कर्म है और क्रिया प्रकट या अप्रकट रूप से कर्म पे आधार रख रही है, इसीलिए ये सेंटेंस आएगा सकर्मक क्रिया का। दूसरा हम देखें, हेमंत पीता है, हेमंत करता है, पीता है क्रिया है, इसमें कोई कर्म नहीं है। लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस वापस बोलूं, हेमंत शरबत पीता है, तो इसमें कर्ता कौन है? हेमंत। पीता है क्या है? क्रिया। लेकिन कर्म कौन सा है? शरबत। तो हेमंत शरबत पीता है वो क्या होगा? सकर्मक क्रिया का रूप होगा। अब हम यहाँ पे देखें, सकर्मक क्रिया में भी दो पार्ट है, दो भेद है, एक कर्म और द्विकर्मक क्रिया। यहाँ से आपको नाम से भी याद रह जाएगा, एक मतलब जिसमें एक कर्म की अपेक्षा होती है, द्वि का मतलब होता है दो। एक कर्म का हम देखें, जैसे कि शब्द एक कर्म से ही स्पष्ट होता है कि जिन सकर्मक क्रियाओं में केवल एक ही कर्म होता है। मैंने अभी बताया एक कर्म मतलब ऐसे सेंटेंस जिसमें एक ही कर्म होगा। उसका भी मैं एग्जांपल दूं, मैंने पिताजी से जेब खर्च लिया। यहाँ पे मैं क्या है? करता है और लिया, लेना क्या है? क्रिया है। लेकिन क्या लिया? जेब खर्च। तो जेब खर्च क्या हुआ? हमारा कर्म हुआ। ये सेंटेंस में एक ही कर्म है, इसीलिए सकर्मक में एक कर्मक वाला जो पार्ट है उसका ये उदाहरण होगा। दूसरा, मैं निबंध लिखता हूँ, मैं करता हूँ, लिखता हूँ क्रिया है, लेकिन क्या लिखना है? निबंध। तो निबंध क्या होगा? कर्म होगा। ये दोनों एग्जाम्पल हमने देखे जिसमें एक ही कर्म है जो प्रकट या अप्रकट रूप से क्रिया उसके ऊपर आधारित है, इसीलिए दोनों एग्जाम्पल एक कर्म के होंगे। अब हम देखें द्विकर्मक। एक कर्म में एक कर्म देखा, तो द्विकर्मक में क्या होगा? दो कर्म होते हैं। वे सकर्मक क्रियाएं जिनमें दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे नेहा भाई को राखी बांधती है। यहाँ पे नेहा क्या है? करता है, बांधती है वो क्रिया है, लेकिन क्या बांधती है? राखी, वो कर्म हुआ। और किसे बांधती है? भाई को। तो भाई और राखी ये दो क्या हुए? कर्म हुए। दूसरा हम देखें, अध्यापिका बच्चों को कहानी
वो क्या है, क्रिया है। लेकिन किसे सुना रही है अध्यापिका, बच्चों को। और क्या सुना रही है, कहानी। तो यहाँ पे कहानी और बच्चों ये दो कर्म हुए। तो ये दो एग्जाम्पल किसके हो गए, द्विकर्म के। आशा करते हैं कर्म में ये जो क्रिया में ये जो कर्म के आधार पे जो भेद है वो आपको पता चल गए होंगे। बहुत ही शॉर्ट में मैंने समझा दिया है और जो एग्जाम्पल आगे दिए हैं उसी के साथ समझा है ताकि आपको जल्दी से पता चले। अब हम जाते हैं आगे। क्रिया का जो दूसरा भेद है, प्रयोग या संरचना के आधार पर जो क्रिया के भेद है वो हम देखें। तो प्रयोग या संरचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद हैं। पहला है सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले हम देखें सामान्य क्रिया। जब वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, वाक्य में जब एक ही क्रिया होगी तब उसे हम क्या कहेंगे, सामान्य क्रिया। जिसका हम एग्जाम्पल देखें तो वह खेला, सुरेश पढ़ा, मैं नहाता हूँ, महिमा सोती है। हमारा एग्जाम्पल ले तो मैं बोलती हूँ, आप सुनते हो या बच्चे सुनते हैं या छात्र सुनते हैं। ये सारे जो एग्जाम्पल हैं जिसमें क्या है, एक ही क्रिया है, वो क्या होगा, सामान्य क्रिया का उदाहरण होगा। दूसरा प्रकार हम देखें संयुक्त। साधारण रूप से मुख्य क्रिया सहायक क्रियाओं के साथ मिलकर प्रयुक्त होती है, मतलब प्रयोग किया जाता है, तब वो क्या होता है, संयुक्त क्रिया कहलाता है। जैसे पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। आगे हमने देखा पढ़ा, उसके साथ हमने कोई भी अन्य वर्ड नहीं लगाया था। लेकिन संयुक्त क्रिया में दूसरे वर्ड जब लगते हैं, जैसे यहाँ पे है पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, अतः 2 या 2 से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। मतलब एक से ज्यादा धातुओं से जो क्रिया बनती है वो क्या होगी, संयुक्त। संयुक्त का मतलब ही होता है जोड़ना। संयुक्त करना मतलब क्या, जोड़ना। दूसरे एग्जाम्पल इसमें हम देखें, मैं भोजन कर चुका हूँ। यहाँ पे कौन कौन सी क्रिया है, कर चुका हूँ। दूसरा है मेरे पिता ने मुझे नई किताबें खरीद दी, खरीद दी है। यहाँ पे भी क्या है, 2 क्रिया है। तीसरा है वह घर पहुँच गया है। हम चाहे तो एक क्रिया में से क्या बोल सकते हैं, वह घर पहुँचा, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, वह घर पहुँच गया है। यहाँ पे भी 2 क्रिया है, पहुँच और गया है। और चौथा सेंटेंस हम देखें, माँ बनारस से लौट आई है। लौट आई है, यहाँ पे भी हम देख सकते हैं 2 क्रिया मिलकर सेंटेंस को खत्म कर रही है। इसीलिए ये सारे एग्जाम्पल क्या होंगे, संयुक्त क्रिया के उदाहरण होंगे। अब तीसरा हम देखते हैं जो है नाम धातु। अब नाम धातु में देखिए कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं। इन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। जो संज्ञा, सर्वनाम और किससे बनती है, विशेषण से बनती है, वो क्या होगा, और वो भी याद रखना है, वो क्रिया होनी चाहिए जो किससे बनी हुई हो, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से, उसे हम बोलेंगे नाम धातु क्रिया। जैसे हमने बहुत सारे एग्जाम्पल वीडियो में देखे थे, लेकिन यहाँ पे मैं एक एक एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ। जैसे संज्ञा से बनने वाले शब्द है फिल्म, फिल्माना, जूता, जुतियाना। फिर सर्वनाम से है अपना, अपनाना। विशेषण से है गर्म, गर्माना। और उसका एग्जाम्पल हम देखें, रवीना ने एक अनाथ लड़की को अपना लिया। दूसरा है ऐसा लगता है कि वह सठिया गया है। यहाँ पे जो क्रिया शब्द है अपना लिया, सठिया गया, वो किससे बनते हैं, क्रिया के जो शब्द है वो संज्ञा और सर्वनाम से बनते हैं। और इसीलिए ये किसके उदाहरण होंगे, नाम धातु के उदाहरण होंगे। अब देखते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणा मतलब मैंने आगे भी समझाया था, प्रेरणा मतलब किसी को मोटिवेट करना। जहाँ कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। खुद काम नहीं करके तो वो काम करने के लिए किसी
और को हम जब मोटिवेट करते हैं, प्रेरणा देते हैं, तो वो एग्जाम्पल हो गए प्रेरणार्थक क्रिया के। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, सुनीता नौकरानी से कपड़े धुलवाती है। यहाँ पे सुनीता करता है और क्रिया का क्या है, कपड़े धुलवाने की, लेकिन सुनीता खुद नहीं करती वो काम, वो किससे करवा रही है, नौकरानी से। तो ये जो सेंटेंस होगा वो प्रेरणार्थक का होगा। अगर आप ये सारे नामों के अर्थ याद रखोगे तो आपको ये याद रखने में बहुत ही आसानी रहेगी, और इसीलिए मैं सभी के मेन भी बता रही हूँ आपको, जो आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है। अब पांचवा हम देखें पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व मतलब पहले से। अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन। मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मैंने बोला ना, पूर्व मतलब पहले या आगे का। वाक्य में जिस क्रिया का पूरा होना वाक्य की मुख्य क्रिया के पूरे होने से पूर्व पाया जाता है, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं गृह कार्य समाप्त करके खेलने जाऊंगा। यहाँ पे दो क्रिया है, गृह कार्य समाप्त करना और दूसरा क्या, खेलने जाना। लेकिन खेलने जाने की जो क्रिया है उससे पहले कौन सा काम क्रिया खत्म होती है, गृह कार्य खत्म करना। तो इसीलिए ये जो उदाहरण है वो पूर्वकालिक के हो गए। अब हम लास्ट टॉपिक जो हमने देखा था वो देखे क्रिया के काल। क्रिया के काल में हमने तीन देखे थे। एक था वर्तमान काल, दूसरा था भूतकाल और तीसरा था भविष्यकाल। अब उसमें भी हमने अलग अलग जो भेद हैं वो देखे थे, उसकी डेफिनेशन देखी थी। यहाँ पे हम बहुत ही शॉर्ट में उसे देख लेते हैं जो एग्जाम्पल के साथ दिए गए हैं। सबसे पहला है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि बीते हुए समय में घटना घटित हो चुकी है, उसे हम क्या बोलेंगे, भूतकाल। अब भूतकाल में हमने 6 भाग देखे थे। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। दूसरा हमने देखा था वर्तमान काल। वर्तमान काल की डेफिनेशन हम देखें तो क्रिया के जिस रूप से क्या हो कि क्रिया इस समय हो रही है, मतलब जब हम वाक्य बोलते हैं उस टाइम पे वो क्रिया हो रही होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वर्तमान काल बोलेंगे। अब वर्तमान काल में भी हमने देखा था सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल। और तीसरा और लास्ट हमने देखा था भविष्यत काल। भविष्यत काल मतलब क्या, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया आने वाले समय में घटित होगी, अभी हुई नहीं है लेकिन होने वाली है, तो उसे हम क्या कहेंगे, भविष्यत काल कहेंगे। उसमें भी वर्तमान काल जैसे ये 3 हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्यत काल और हेतुमत भविष्यत काल।